Hello students, in this video we will discuss about land degradation and conservation measures। जो लैंड है उसका हम जो कंजर्वेशन मेजर्स मतलब कि कैसे हम मेज़र करेंगे, उसको कंजर्वेशन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो वी हैड शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन, मतलब कि पास्ट के समय में जो लोगों ने लैंड का यूज़ किया था, फिर उसी लैंड को आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और जिस लैंड को हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमारे आगे आने वाली जनरेशन यूज़ करेगी। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड जो भी है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग जो है हमारी, वो हमें लैंड से ही मिलती है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जो कि ह्यूमन की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिससे कि लैंड क्या हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। और क्या हो रहा है कि जो 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 एक मतलब बना होता है, नेचुरल चीज़ें बनी होती हैं, वो भी नेचुरल जो हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे अब लैंड का अधिक से अधिक यूज़ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, फैक्ट्री सेटअप हो रही है, इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, पोल्यूशन फैल रहा है, तो हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो भी नुकसान पहुँच रहा है उसको। फिर यहाँ पे है, एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हैं हमारे जो प्रेजेंट की अगर बात करें तो 130 हेक्टेयर्स डिग्रेडेड लैंड है इंडिया में, मतलब बेकार पड़े हुए हैं। ठीक है, और 28% ऐसे हैं जो कि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एरिया में आ गए हैं। 56% ऐसे हैं कि जो वाटर इरोडेड है, एंड द रेस्ट इज़ अफेक्टेड बाई मतलब कि जो वाटर इरोडेड है 56%, और कुछ ऐसे हैं जो सेलिंग वाले हैं। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग एनिमल्स का, और माइनिंग करना, क्वेयरिंग करना, टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। तो क्या क्या भूमिका निभाते हैं लैंड डिग्रेडेशन में। लैंड डिग्रेडेशन मतलब ज़मीन को इस तरीके से बंजर बना के छोड़ देना या ख़राब छोड़ देना कि उस पर एग्रीकल्चर का काम ना किया जा सके। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे बता रहा है माइनिंग के बारे में कि माइनिंग है वो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है ज़मीन को ख़राब करने में। कुछ जगहों के बारे में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे क्या माइनिंग की वजह से ज़मीन ख़राब हो गया है। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग की वजह से, मतलब एनिमल्स के ओवर ग्रेजिंग की वजह से ख़राब हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सिंचाई की वजह से, ओवर इरिगेटिंग जैसा मतलब सिंचाई की वजह से ज़मीन ख़राब हो गया है, जो कि उसका उपजाई मतलब कि उस पर ज़्यादा कोई भी क्रॉप्स ग्रो नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखिए, अब ये देख लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं उसको कवर करती जा रही हूँ, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसको छोड़ दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे अगर देखें कि हम लोगों ने देखा था, फिर देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। बहुत से अब वेज यहाँ बताया जा रहा है कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों की कटाई, और अफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों को लगाना। ठीक है, और प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, शेल्टर बेल्ट मतलब कि इकट्ठा ग्रुप में कैसे प्लांट्स को लगाना। कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग पे कंट्रोल करना, और कुछ जगहों पर सैंड ड्यून्स को क्या करना, देखिए स्टेबल करना, मतलब सैंड ड्यून्स बना के रखना ताकि मिट्टी वहाँ से उड़े ना, ओवरग्रेजिंग को रोक के रखना। कुछ ऐसे प्लांट्स, थ्रोनी प्लांट्स को लगा के रखना कि जो मिट्टियों को उड़ने ना दे हवा के साथ। प्रॉपर मैनेजमेंट करना वेस्ट लैंड का। ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखना। प्रॉपर डिस्चार्ज डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल, मतलब कि जो इंडस्ट्री से निकलने वाले डिस्चार्ज या डिस्पोजल होते हैं उनको सही जगहों पे ट्रांसफ़र करना। इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारी जो ज़मीन है वो ख़राब नहीं होगी, और प्लांट और एग्रीकल्चर के लिए अधिक समय तक यूज़ हो पाएगी। अब हम सॉइल के बारे में देखेंगे, सॉइल एज अ रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो सॉइल है वो हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल मतलब इसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। ये मीडियम होता है प्लांट की ग्रोथ करने का, सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये सपोर्ट करते हैं। जो छोटे छोटे टीनी इंसेक्ट्स नहीं रहते हैं सॉइल में, उसकी ये बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे सॉइल के बारे में थोड़ा सा टेक्सचर के बारे में इसके बता रहा है ना। सबसे नीचे से देखते हैं, अनवेदर्ड पैरेंट बेड रॉक, इस तरीके से पहले नीचे होता है, सेकंड में होता है सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल पार्टिकल्स में देखिए हैं। उसके बाद है सब सॉइल वेदर, इस तरीके का सब सॉइल वेदर रॉक सैंड एंड सिल्ट क्ले मिक्स है यहाँ पे। फिर ऊपर टॉप सॉइल द अपर सॉइल लेयर यहाँ पे होता है, वहाँ पे अपर सॉइल जो लेयर होता है
वहीं पे हम प्लांट्स को देख सकते हैं। आगे देखिए, और द सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म। बहुत सारे साल लगते हैं इसको बनने के लिए। और फिर रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को बनने में मिलियंस ईयर्स लगते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं, पत्थर, रॉक होते हैं, वो टूटते हैं, टीनी पार्टिकल्स में होते हैं, उसके बाद वो सॉइल के फॉर्म में बनते हैं, जिसमें कि टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर एक्टिविटीज़ जो डिकम्पोजर्स को काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। और केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, केमिकल चेंज भी इम्पोर्टेंट होते हैं। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, जो सॉइल होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें ऑर्गेनिक, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं। और ऑन द बेसिक ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस। ऑन द बेसिक ऑफ फैक्टर्स, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल के बनाने के लिए, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल्स ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। मतलब कि ऐसे फैक्टर्स जो कि सॉइल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ऐसे सॉइल इंडिया में डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं। किस तरीके से, आइए देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे है एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, मतलब सबसे ज़्यादा सॉइल यही होता है, सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल भी होता है। नदर्न प्लेन में ज़्यादा है ये एलुवियल सॉइल। ठीक है, और ये कहाँ पे, इंडस वैली, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, जहाँ पे रिवर है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि दीज सॉइल्स ऑल्सो एक्चुअली राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। और कुछ थोड़ा सा ये जो सॉइल है राजस्थान और गुजरात में नैरो मतलब पतली सरकरी रूप में भी मिल जाती है। ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी मिल जाता है, महानदी के डेल्टा में भी एलुवियल सॉइल मिल जाता है। ठीक, आगे देखिए, द एलुवियल सॉइल्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें बहुत सारा सैंड, सिल्ट और क्ले अवेलेबल होता है। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली, जब रिवर वैलीज की तरफ हम लोग जाते हैं, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर सम व्हाट बिगर इन साइज़। कहने का मतलब है कि जब हम रिवर वैली से थोड़ा दूर जाने लगते हैं तो जो सॉइल है उसके जो पार्टिकल की जो साइज़ होती है थोड़ी सी बिगर हो जाती है। फिर है इन द अपर रिचेस, in the upper reaches the river valley near the place of the break of slope, the soils are coarse. Such soils are more common in Piedmont plains such as द्वार, चोल एंड तराई। तराई जैसी जो एरिया होती है वहाँ पे सॉइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तराई एरिया मतलब जो पहाड़ी एरिया में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू डियर एज एलुवियल, एज के अकॉर्डिंग जो एलुवियल सॉइल होता है उससे हम ओल्ड एलुवियल मतलब कि बांगर और न्यू एलुवियल खादर में डिवाइड कर सकते हैं। जो बांगर होता है ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ होता है, नोड्यूल्स, कंकड़ इसमें ज़्यादा होते हैं बांगर में। ठीक है, बांगर मतलब जो पुराना वाला मिट्टी होती है एलुवियल सॉइल, उसमें कंकड़ ज़्यादा होती है खादर की अपेक्षा। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स, जो खादर होते हैं और काफ़ी इसके फाइन पार्टिकल्स मतलब पतले महीन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, बांगर की अपेक्षा खादर में पुरानी हो जाती है बांगर तो उसमें कंकड़ ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कि जो एलुवियल सॉइल होते हैं कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ, इसमें क्या क्या, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम होते हैं, विच आइडियल फॉर द ग्रो, जो कि शुगर केन, पैडी, वीट और अदर सीरियल्स और पल्स क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, और ऐसे एरिया जहाँ पे एलुवियल सॉइल होते हैं वो एरिया काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड होता है क्योंकि वहाँ क्रॉप्स अच्छा ग्रो होता है इसलिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए तो ब्लैक सॉइल के बारे में हम लोग देखेंगे। ब्लैक सॉइल के बारे में, दिस सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, कलर में ब्लैक होते हैं और इसे रेगर सॉइल भी कहा जाता है। ये कॉटन की ग्रो करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसे कहा जाता है। और फिर यहाँ पे इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक। मतलब कि जो पेरेंट रॉक होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन्हीं से ये टीनी पार्टिकल्स बनता है ब्लैक सॉइल का। और फिर ये देखिए आगे यहाँ पे है
दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टाइपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप बेसल्ट रीजन में होते हैं, स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटिव के नॉर्थ साइड, मतलब नॉर्थ डेक्कन प्लेटिव में ये सॉइल मिल जाते हैं। ये लावा के फ्लोस से बने होते हैं, वो जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है ना, उसी से। दे कवर द प्लेटिव ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, ये वहाँ महाराष्ट्र का जो प्लेटिव है उसको ये कवर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैप दिया हुआ है। मैप को जानने से पहले कुछ यहाँ कोड वर्ड दिए हुए हैं, हम उसको पहले देखते हैं। जहाँ पे इस तरीके से ग्रीन ग्रीन दिया होगा उसका हम समझेंगे वो फॉरेस्ट और माउंटेनियस है सॉइल, और जहाँ पे इस तरीके से दिया होगा वो एलुवियल सॉइल होगा, जो इस तरीके से होगा वो रेड एंड येलो सॉइल होगा, जो इस कलर में दिया होगा वहाँ ब्लैक सॉइल है, ये लेटेराइट है, ये एरिड है। मतलब कि यहाँ पे कलर आपको दिखा दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग आप मैप को देखिए, जहाँ पे जो जो कलर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे वो सॉइल होगा। जैसे देखिए, ये देखिए ये एलुवियल सॉइल यहाँ दिखाई दे रहा है ना, अब ये रेड एंड येलो सॉइल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल कहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए ग्रीन वाला, ऊपर आते हैं हम लोग, ये देखिए इस एरिया में क्या दिखाई दे रहा है, हमें ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, या माउंटेन पार्ट है, यहाँ पे माउंटेनियस फॉरेस्ट वाला सॉइल है, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्लैक सॉइल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन, ये काफ़ी क्या होते हैं, एक्सट्रीमली फाइन क्ले से बने होते हैं। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेबिलिटी टू होल्ड मॉइस्चर, और ये किस लिए जाने जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की। और ये सॉइल न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें फॉस्फोरस की कमी होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि दे डेवलप डीप क्रेक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, मतलब कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो जहाँ पे मिट्टी होती है वहाँ बीच बीच से काफ़ी गहरा गहरा क्रैक मिट्टियों में पड़ जाता है, ठीक है। स्टिकी होते हैं, जब गीला हो जाता है तो काफ़ी स्टिकी हो जाते हैं, और डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमिडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, मतलब हल्की सी बारिश में ही स्टिकी हो जाते हैं, इन पर काम करना चलना मुश्किल हो जाता है। फिर है यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल है, तो रेड एंड येलो सॉइल जो होते हैं डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बने होते हैं, लो रेनफॉल एरिया में ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट डेक्कन प्लेटिव के। येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा के कुछ पार्ट्स में, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन अलॉन्ग द पिडमोंट जोन में है ये सब, ठीक। दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू, इस सॉइल में रेडिश कलर क्यों होता है, ड्यू टू द डिफ्यूज़न ऑफ आयरन की वजह से, आयरन के वजह से ये क्या होता है, रेडिश होता है, ठीक है। आगे देखिए बेटा, जो जो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ या जो लाइन मैं छोड़ दे रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट लाइन को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे लेटेराइट सॉइल के बारे में। लेटेराइट सॉइल के बारे में देखते हैं, तो लेटेराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। लेटेराइट का जो होता है वो लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जो किसका अर्थ होता है ब्रिक। दिस लेटेराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज हाई टेम्परेचर, ऐसे एरिया जहाँ हाई टेम्परेचर होते हैं, हैवी रेनफॉल होती है, वहाँ पे इस तरीके की मिट्टी जो होती है वो पाई जाती है। ह्यूमस कंटेंट, इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है इस तरह के सॉइल में, ठीक है। और ये कहाँ पे मोस्टली फाउंड होते हैं, ये कहाँ पे मोस्टली होते हैं, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिली एरिया, उड़ीसा के असम में, ठीक है। और आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक पार्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, दिस वाज वेरी यूजफुल। अगर इस सॉइल को हम काफ़ी नए नए टेक्निक का यूज़ कर, मतलब कहने का अर्थ है कि इस सॉइल को नए नए टेक्निक का यूज़ करके उपजाऊ भी बनाया जा सकता है और यूज़ में लिया जा सकता है। जैसे कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में इस सॉइल में ही क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, और ऐसी जगहों पे कि जिसके क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, टी कॉफ़ी की ग्रो की जाती है। रेड लेटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु जैसे कि है आंध्र प्रदेश, केरला, मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैस्यू नट। और मतलब कि जो सॉइल है जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में इस तरह की जो सॉइल है लेटेराइट सॉइल, वहाँ पे कैस्यू नट मतलब काजू की ग्रो करने के लिए सॉइल काफ़ी अच्छी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है एरिड सॉइल है। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन
कलर ब्राउन से रेड कलर का होता है और इसका टेक्सचर सैलिनी नेचर का होता है, थोड़ा सा महीन होता है। सॉल्ट मिक्स होता है इसमें। कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इवापोरेटिंग द वाटर। और सॉल्ट, इसमें सॉल्ट कैसे मिलता है, मतलब जब पानी में से इवापोरेट होता है। तो ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर होने की वजह से इवापोरेशन बहुत तेज़ हो जाता है इस मिट्टी से। द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। लैक्स मतलब कमी होती है ह्यूमस की, मॉइस्चर की। द लोअर मतलब कहने का है कि पानी जब इवापोरेट होकर बहुत तेज़ी से मतलब उड़ जाएगा तो मॉइस्चर की कमी हो जाएगी, है ना। द लोअर हॉरिजन ऑफ द हॉरिजोन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़। मतलब कि जो लोअर मिट्टी इसमें होती है, जो लोअर पार्ट होती है इस मिट्टी की, वो थोड़ा कंकड़ होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट। क्योंकि क्या होता है, कैल्शियम की ज़्यादा अधिकता होने की वजह से। द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजोन्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंकड़ वगैरह होता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टीवेबल एज हैज़ बिन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान में अगर बात करें तो प्रॉपर इरिगेशन का टेक्निक का यूज़ करके इसको उपजाओ या इसको यूज़ में लिया जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल। तो दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरिया में होते हैं। वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। मतलब ऐसे जो सॉइल होते हैं वो हिली माउंटेनियस एरिया में होते हैं जहाँ पे प्रॉपर रेन होती है। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर लोमी। मतलब अलग अलग जगह माउंटेन एरिया में जो सॉइल होता है इनका टेक्सचर अलग अलग होता है। ये लोमी और सिल्टी भी होते हैं। इन द स्नो कवर्ड एरिया हिमालयाज, जैसे स्नो कवर्ड एरिया जो कि हिमालयाज वगैरह हैं, दिस सॉइल एक्सपीरियंसेस डिनोडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। ह्यूमस बहुत कम होता है। लोअर पार्ट वैली में समझते हैं, जो घाटी एरिया होती है, जैसे कि आपकी जो ये अरोरा घाटी वगैरह है, तो हर घाटी के जो लोअर पार्ट में होते हैं ये, वहाँ पे भी ये पाए जा सकते हैं। मतलब कभी कभी घाटियों के पास भी ये मिट्टी पाई जाती है। ओके, आगे है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। मिट्टी को कैसे बचाया जाए, ठीक है। द डिनोडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। मिट्टियों को तेज़ हवा, आंधी में, धूप में या मिट्टियों को उड़ने से बचाने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है। मृदा अपरदन, इसको हिंदी में बोलते हैं। सॉइल इरोजन मतलब होता है कि जब तेज़ हवा, आंधी, धूप, बारिश से मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उड़ जाती है या बह जाती है, तो उसे सॉइल इरोजन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन सिमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द टू। इनके बीच बैलेंस बन के रहना चाहिए। मतलब अगर तेज़ हवा, आंधी, तूफान, बाढ़ से मिट्टी बह रही है तो उस कंडीशन में मिट्टी कम नहीं होनी चाहिए। मतलब जितनी मिट्टी अगर बर्बाद हो रही है तो उतनी मिट्टी भी अगर बनती भी रहेगी तभी हमारे इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहेगा। कभी कभी ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ओवरग्रेजिंग की वजह से, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग की वजह से, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये पेड़ पौधों को काट देते हैं, पत्थरों को तोड़ के हटा देते हैं ना, पत्थरों को ले जाते हैं तो मिट्टी नहीं बन पाती है। वाइल्ड नेचर फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू द सॉइल इरोजन। ये सब इससे सॉइल इरोजन होता है। मैंने बताया ना, विंड मतलब तेज़ हवा बहा के ले जाती है, मिट्टियों को उड़ा के ले जाती है। ग्लेशियर है, वाटर लीड मतलब कहीं बाढ़ अगर आ जाती है तो मिट्टी भी साथ में बह जाती है। तो इस तरीके से सॉइल इरोजन होता है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द, मैंने बताया ना, रनिंग वाटर, बाढ़ का तेज़ पानी जो रहता है वो भी। और द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज़ नोन एज बैड लैंड। और जो फिर मिट्टी उड़ जाती है ऊपर की, जब तेज़ आंधी, बाढ़ की वजह से जो उपजाऊ मिट्टी होती है ऊपर की, वो उड़ जाती है, बह जाती है, तो जो लैंड होता है वो बैड लैंड हो जाता है, मतलब कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं होता। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेविन्स। इसे चंबल बेसिन में इस लैंड को क्या कहा जाता है, रेविन्स कहा जाता है, ठीक है। तो बस इसके बारे में, यही सब के बारे में बताया गया था कि क्या क्या करना चाहिए। और
अब जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। अधिक से अधिक जितना आप पेड़ लगाएंगे तो पेड़ की जो जड़ होती है बेटा, रूट होती है, वो मिट्टियों को पकड़ के रखती है। वो मिट्टी को पकड़ के रखेगी तो कितनी जब तेज़ आंधी बाढ़ आएगा तो मिट्टी उड़ के नहीं जाएगी। लेकिन अगर हल्की रहेगी मिट्टी, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मिट्टी उड़ के चली जाएगी। अब एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ कैसे। एक फील्ड हो जहाँ पे पेड़ पौधा बिल्कुल ना हो, ठीक है, वहाँ पे सैंड हो या मिट्टी सॉइल हो वहाँ पे मान लीजिए, तो ऐसी जगहों पे जब बाढ़ आएगा तो वहाँ पे मिट्टी बहुत तेज़ी से बहते हुए चली जाएगी। या आंधी आएगा तो आंधी बहुत तेज़ मिट्टी को उड़ाते हुए चला जाएगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसा एरिया हो जहाँ खुला हुआ एरिया हो लेकिन वहाँ बहुत सारे चारों तरफ से पेड़ पौधे लगे होंगे ना, तो वहाँ पे जब तेज़ आंधी भी आएगी तो आप देखेंगे कि पेड़ पौधों को अधिक होने की वजह से वहाँ पे मिट्टी उड़ेगी नहीं, जबकि जमी रहेगी, ज़मीन पे हल्की हल्की ही उड़ेगी। तो इसलिए कहा जाता है अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, सॉइल इरोजन इज़ ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। सॉइल इरोजन और तरीके से होता है, मतलब मृदा अपरदन, मिट्टी और तरीके से कैसे ख़राब होती है, गलत तरीके से फार्मिंग करने से। प्लफिंग इन अ रॉन्ग वे, प्लफिंग करने, जुताई गलत तरीके से करने से। और इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। प्लफिंग अलोंग, अब देखिए प्लफिंग वगैरह के बारे में बताया गया है। प्लफिंग अलोंग द कंट्रोल लाइन्स कैन decelerate the flow of water down the slopes. This is called contour ploughing. Steps can be cut out on the slopes. कहने का देखिए इस तरीके से, जैसे ये ज़मीन है ना, तो यहाँ पे अलग अलग स्लोप्स बना दिए जाए इस तरीके से दूर दूर पे। इससे क्या होगा, और यहाँ पे अलग अलग तरह के क्रॉप्स ग्रो कर दिए जाएँ, तो इस तरीके से क्या होगा कि जैसे, और कभी कभी जैसे जब खेती हो जाती है, खेती हो जाने के बाद अनाज की या कि मतलब कटाई हो जाने के बाद ज़मीन को कभी ऐसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें बुआई ज़रूर कर देना चाहिए। ऐसा किस लिए वो करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर तेज़ आंधी बारिश तूफ़ान बाढ़ आता है तो मिट्टी बह के ना जाए। और अगर छोटा छोटा कुछ प्लांट्स आप लगा के रखेंगे उसमें, तो उससे क्या होगा कि मिट्टी को बांध के रखेगा। तो बस इसमें इसी चीज़ के बारे में बताया गया था, बाकी कुछ ऐसा था नहीं, ठीक। तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। जो भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी वो आपसे डिस्कस करिए, ओके।